औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज का जो सेशन है बेसिकली हमारा वो एग्जाम टेक्निक रिफ्रेशर सेशन है। और एग्जाम टेक्निक रिफ्रेशर सेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें यह है कि हमने पेपर में एग्जैक्टली लिखना कैसे है। असल चीज़ तो जाहिर सी बात है, अब 12 सितंबर को जब आपका पेपर होगा इंशाल्लाह ताला खैर रखे, तो उसमें आपने लिखना जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो असल में सबसे ज्यादा काउंट कर रही होगी। तो उस हवाले से सर जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कुछ अच्छे सवाल निकाले हैं ताकि उससे ये है कि आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाए कि किस तरीके से आपने अपने आंसर्स की ड्राफ्टिंग करनी है। और अलियान आपकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भी थी, कुछ और लोगों की भी स्पेसिफिक ये ख्वाहिश थी कि जी हम ऑडिट रिपोर्टिंग के और रिस्क के क्वेश्चंस जो हैं वो टारगेट करें, और तो उसके ऊपर ही बेसिकली ये सेशन बेस कर ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर मुझे बोला गया था कि भाई आप थोड़ा सा टॉपिक भी रिवाइज करवा दें, तो इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाए तो ऑडिट रिपोर्ट पे, जिस तरह मैंने रेगुलर क्लास में भी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि आपके पास दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक आपके पास क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का, मतलब उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट ड्राफ्ट हुई है जैसे कि मैंने आपको आपके ये जो मॉक एग्जाम है इसके अंदर दी थी, और उसमें से बेसिकली आपको क्या करना है, गलतियां निकालनी है। ठीक हो गया। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है वो किस तरह का क्वेश्चन होता है, ये वाला ऑडिटर्स रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। जैसे कि अभी आपकी पिछली अटेम्प्ट जो स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट थी उसमें था कि ये आपको सिनेरियो दिया हुआ था और फिर उसने कहा कि आप रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस डिस्कस करें। उसने बेसिकली आपको बोला कि आप अपनी जो इस सिनेरियो में जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस हैं वो बेसिकली डिस्कस करें। तो उस हवाले से सर आपके पास बेसिकली इस तरह से ये सवाल उठ सकते हैं दो किस्म के। अच्छा, बिफोर आई एक्चुअली गो ऑन टू टॉक अबाउट द अप्रोच, दोनों सवालों को करने की अप्रोच अपनी अपनी है। अब अगर आपके पास जो क्रिटिकल अप्रेजल वाला क्वेश्चन है उसको करने का जो एग्जाम टेक्निक है वो यहाँ पर इस टाइम आपको इधर दिख रही होगी। जो एग्जाम टेक्निक है क्रिटिकल अप्रोच अप्रेजल वाले सवालों को करने की, उसमें मैंने एक टेक्निक ऐसी सिखाई है कि जी लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करें इलस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स का जो आइजाज में गिवन है, और उसमें से एरर्स और ओमिशंस आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसमें से एरर्स और ओमिशंस आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद ये है कि आपने बेसिकली किन चीजों पे फोकस करना होगा कि भाई टाइप ऑफ ओपिनियन, ठीक है, मतलब उसने एडवर्स ओपिनियन कहा हुआ है तो बनता क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ कैम का यूज जो है वो कहीं पर बनता था तो क्या वो हुआ वैसे ही तरीके से। एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, पैराग्राफ, इनका यूज ठीक है नहीं। और तीसरा पॉइंट वही वाला है जिस तरह मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि भाई आपने अपना जो क्रिटिसिज्म है ना वो गिवन एक्सट्रैक्ट तक रिस्ट्रिक्ट करना है। मतलब जो आपके पास एक्सट्रैक्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर उधर तक आपने अपना क्रिटिसिज्म रिस्ट्रिक्टेड रखना है। मतलब इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी कि जी टाइटल नहीं दिया, उसने आपको एक्सट्रैक्ट दिया, एक हिस्सा दिया रिपोर्ट का, तो आपने बेसिकली अपना क्रिटिसिज्म उधर तक रिस्ट्रिक्ट करना है। अब सर बेसिकली अगर हम आ जाएं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो हम पहले टाइप जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन की टाइप आती जाएगी उसकी पहले हम टेक्निक गो थ्रू कर लेंगे, फिर अगर हमें कुछ टॉपिक थोड़ा रिवाइज करना है तो वो रिवाइज कर लेंगे और साथ ही फिर उसके क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास एक ट्रेडिशनल एक सैंपल ऑडिट रिपोर्ट है, किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट दिखती है टू द मेंबर्स ऑफ अमरेली स्टील्स लिमिटेड। अच्छा सर, एक और चीज याद रखनी, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स फर्क होते हैं, तो अगर मेंबर्स लिखा हुआ तो मेंबर्स ही आपने लिखना है। रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसमें बेसिकली आपके पास सर क्या है, ओपिनियन सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब ओपिनियन सेक्शन में देखे दो पैराग्राफ्स हैं। पहले पैराग्राफ में कहानी बताई हुई है कि हमने ऑडिट किया किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, किस कंपनी की, इस कंपनी की। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा क्या है, ईयर एंड क्या है, वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम we state that we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge believe are necessary for the purposes of our audit। ये बेसिकली आइजा में नहीं रिक्वायरमेंट है, ये कहां से रिक्वायरमेंट आई है, कंपनी लॉ से। और फिर उसके बाद ओपिनियन का पैराग्राफ आ जाता है और ओपिनियन में वो कहता है कि ये कंफर्म कर रही है एफएस किसके साथ, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, और जो कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है उनके साथ बेसिकली ये कंफर्म कर रही है, उनको कंप्लाई कर रही है।
अच्छा, उसके बाद सर आपके पास आ जाते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि आइजा की कंप्लायंस है, कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस है, हमारी मजीद रिस्पांसिबिलिटीज जो है वो ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज के सेक्शन में तफसील से बताई हुई हैं। और आखिरी जुमला क्या होता है कि वी बिलीव कि हमने साई ऑब्टेन कर लिया, साई मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। की ऑडिट मैटर्स के सेक्शन में आपके पास बेसिकली डेफिनेशन सबसे पहले की ऑडिट मैटर्स की आ रही होती है, और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही होती है कि जो मामलात में की ऑडिट मैटर्स में डिस्कस करना, इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट ओपिनियन, इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर रहा, इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर रहा, मेरा जो ओपिनियन है वो ऑन दी एफएस एज अ होल है। अब अच्छा, फॉलोइंग आर द की ऑडिट मैटर्स, अब जरा स्टाइल देखें, की ऑडिट मैटर और फिर हाउ आर ऑडिट एड्रेस द की ऑडिट मैटर। अब इसमें ये जो लेफ्ट कॉलम है इसमें क्या लिखना होता है, राइट कॉलम में क्या लिखना होता है सर, ये बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सिंपल की ऑडिट मैटर इधर उठा लूं कैफ लेवल के हिसाब से, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, तो अगर आपको नजर आ रहा हो तो बेसिकली इसमें ना बोरोइंग्स कमर्शियल बैंक से भी थी, रिलेटेड पार्टी से भी थी। तो उसने क्या बताया इसमें, रेलेवेंट नोट्स जो एफएस के हैं उसको क्रॉस रेफर किया है। फिर उसके बाद उसने जो है ना बेसिकली रीजनिंग की है कि ये जो ये वाली रेशियोज हैं, लिक्विडिटी, गियरिंग, फाइनेंस कॉस्ट, इससे बेसिकली ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, और क्यों ये व्हाई द मैटर वाज डिटरमिन्ड टू बी अ की ऑडिट मैटर, ये आपने बताना होता है। रेलेवेंट नोट से क्रॉस रेफर करना होता है, ये जो रेलेवेंट नोट है इनसे क्रॉस रेफर करना होता है, और उसके बाद फिर सर बताना होता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू फाइनेंसिंग along with sensitivity of the compliance with the underlying loan covenants are considered a key area of focus during the audit, and therefore we have identified this as a key audit matter। तो आपने बेसिकली बताना होता है, रेलेवेंट नोट से क्रॉस रेफर करना होता है, और उसके अलावा आपने क्या करना होता है, आपने रीजनिंग करनी होती है कि ये मामला क्यों, why was this matter one of the most significance in the current period audit। सर आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि ऑडिट मैटर में कि the matter was रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है की ऑडिट मैटर का। की ऑडिट मैटर इससे भी जरा आगे है, मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, और वो भी कौन से वाले ऑडिट में, इन द करंट पीरियड ऑडिट। और सर ये जो बात है ना, हाउ आर ऑडिट एड्रेस द की ऑडिट मैटर, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने बेसिकली बताने है कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए हैं इस मामले के हवाले से, ताकि जरा यूजर को गाइडेंस मिल जाए कि आपने इस एरिया के ऊपर काम क्या किया, ऑडिट एफर्ट क्या हुआ, ऑडिट वर्क क्या हुआ है। सर एक चीज याद रखें, इधर सारे प्रोसीजर्स नहीं मेंशन करने होते, की प्रोसीजर जो मेन प्रोसीजर्स है ना वो मेंशन करने होते हैं कि दीज आर सम ऑफ द प्रोसीजर्स जो कि मेंशन हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसने क्या लिखा है, हमने एग्रीमेंट्स देखे। अच्छा, ये प्रोसीजर्स आप लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं, अगर मेरे बीक्यू ऑडिट गाइड अगर आप देखें मेरे ख्याल में पेज नंबर 43, तो उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स के जो प्रोसीजर्स हैं वही प्रोसीजर्स आपने इधर मेंशन करने थे कि फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स पढ़े हैं, कोवेनेंट्स की कंप्लायंस देखी है, कंट्रोल्स टेस्ट की हैं, उसकी कंप्लायंस से रिलेटेड बैंक को कॉन्फर्मेशंस भेजी हैं, मैच्योरिटी एनालिसिस देखा है, ये थोड़ा आप लोगों से एडवांस कॉन्सेप्ट है। एडिक्वेसी ऑफ द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, याद है मैं आप लोगों को बताता था कि भाई डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक बात हमेशा क्या लिख दें, इंस्पेक्ट ड्राफ्ट एफएस, किस लिए, टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉ। तो ये सर दिस इज हाउ द इट लुक्स लाइक, द रिपोर्ट लुक्स लाइक। फिर इंफॉर्मेशन अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज आ जाती हैं, बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटीज आ जाती हैं, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज मेंशन हो जाती हैं, और उसके बाद फिर ये जो कंपनी लॉ के अंदर 6 मामलात हैं जिन पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, जिसमें से 4 जो है वो इधर कवर हो रहे हैं, 2 जो है वो ओपिनियन सेक्शन में ही डिस्कस हो गए हैं, और उसके बाद फिर जो साइन ऑफ है और डेट प्लेस है वो आ जाता है। सर अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है सर, आपने एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक तो ये आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट का पता होना चाहिए, या जो मेरी बुक में मैंने बेसिकली एससीसीपी का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए सर। उसके बाद फिर आपके पास ये जो इलस्ट्रेटिव रिपोर्ट आइजाज में गिवन है कि जब ओपिनियन क्वालिफाई होता है, एडवर्स होता है, डिस्क्लेमर होता है, तो किस तरह से ओपिनियन चेंज होता है। अक्सर देखें अगर आपका ओपिनियन क्वालिफाई हो रहा है तो क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में क्या होगा, पहले पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं है। दूसरे में बेसिकली क्या आ जाएगा, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, बाकी सारा वही है। अच्छा, फिर जब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है, अब इसमें आप किस तरह से बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कंपनी की इन्वेंट्रीज इतनी वैल्यू पे है, मैनेजमेंट ने इनको क्या नहीं किया, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं किया, जो कि डिपार्चर है फ्रॉम आईएफआरएस। इससे भी बेहतर तरीका यह है कि आप लिख दें कि ये जी डिपार्चर है फ्रॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इससे हमें बेसिकली पता लगेगा कि ये जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज पूरा लिखें, क्योंकि देखें जो मेंबर्स पढ़ रहे हैं रिपोर्ट उनको जरूरी नहीं है पता हो कि IS2 क्या है, तो आपने पूरा लिखना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज। अच्छा, कंपनी के रिकॉर्ड्स
क्या इंडिकेट करे कि अगर मैनेजमेंट ने इन्वेंटरीज को लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखा होता तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती। अब अगर आप देखें वो सारे एफएसएलआईज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने से बढ़ जाती, इनकम टैक्स, नेट इनकम, शेयर होल्डर्स इक्विटी इतनी 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 अमाउंट से रिड्यूस हो जाती। ठीक है, ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद सर फिर आप अगर अगले पैराग्राफ में देखें तो आगे वही छापा है जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट का छापा है, लेकिन एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है, ये ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, इवन के प्रैक्टिकली भी ये इशू आता है। इस जुमले को जरा देखें, वी बिलीव that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion। अच्छा सर, उसके बाद जब भी आप qualified opinion express करते हैं ना, तो अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में भी हो सकता है मसला हो, तो आपने सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है, ज़हन में रखनी है कि आपने लिख देना कंसिडर द इम्पैक्ट of the matter giving rise to the qualified opinion if it affects the other information। ये अभी मैं टेक्निक पे आपको लेके जाऊंगा, वहां पर भी सिखा दूंगा। की ऑडिट मैटर्स अभी आपने देख लीजिए, की ऑडिट मैटर्स पे। अच्छा, जब भी आपका क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, एडवर्स ओपिनियन होगा या एमयूआरजीसी होगा, क्वालिफाइड एडवर्स एमयूआरजीसी, तो उस केस में सर आपने क्रॉस रेफरेंस कहां पर करना है, एक क्रॉस रेफरेंस आपका आएगा की ऑडिट मैटर्स सेक्शन में, क्रॉस रेफरेंस आएगा कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, मतलब मैटर की तफसीलात जो है वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में है, लेकिन की ऑडिट मैटर्स में क्या करेंगे, आप जाकर क्रॉस रेफर कर देंगे उस मामले को। ठीक है, की ऑडिट मैटर में आप जाकर क्रॉस रेफर कर देंगे उस मामले को। सर इसके बाद आपके पास बेसिकली रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये चीजें आ जाती हैं। फिर सर उसके बाद जब आपके पास एडवर्स ओपिनियन आ जाता है, तो एडवर्स ओपिनियन जब आता है तो उस केस में आपकी ये जबान, पहला वाला जो ओपिनियन सेक्शन है, जरा हेडिंग देखें, जब क्वालिफाइड ओपिनियन था क्वालिफाइड ओपिनियन हेडिंग हो गई थी, जब एडवर्स ओपिनियन था एडवर्स ओपिनियन हो गई थी, अगर क्लीन ओपिनियन होता है तो हेडिंग होती है ओपिनियन सेक्शन, ओपिनियन सॉरी। उसके बाद जब इन आवर ओपिनियन, जैसे दूसरा पैराग्राफ है सर, ये किस तरह से बदल रहा है, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, जो नीचे दिया हुआ है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, उसमें क्या लिखा हुआ था क्वालिफाइड ओपिनियन में, एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा सब अच्छा है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि सवाए क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे सवाल अच्छे हुए थे, कि क्वालिफाइड ओपिनियन होता है। एडवर्स ओपिनियन, अच्छा अब सर देखें यहाँ पर सारी उसने रीजनिंग बताई कि एक सब्सिडरी कंसोलिडेट ही नहीं हुई, और उसके जहां जहां इंपैक्ट्स थे वो बेसिकली उसने बता दिया, और आखिरी लाइन बाकी सब कुछ सेम है, आखिरी लाइन में क्या कह रहा है, एडवर्स ओपिनियन हमने साई ऑब्टेन कर लिया। अदर इंफॉर्मेशन में वही वाली बात करेंगे कि अगर वो मैटर का कोई इंपैक्ट है ऑन गिविंग राइज टू दी, यहाँ पर ना वैसे स्टैंडर्ड में भी मिस्टेक हुई हुई है मेरे ख्याल में, एक चीज चलें करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा एडवर्स ओपिनियन। ठीक है ना, ये मिस्टेक स्टैंडर्ड में, चलें ठीक है, आप लोगों को तो पता लग गया ना, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर में आपने ये लिखना है, और बाकी आपके पास इस तरह से चीज आ जाएगी। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई की वजह से है, तो सर ये वाला बिल्कुल वैसे ही उसकी वर्डिंग होगी, लेकिन अब जरा फर्क देखिएगा, जल्दी से पहले पीछे लेके जाता हूं आपको क्वालिफाइड ओपिनियन में। यहां पर क्या था, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि यहां पर सर आपको पता था कि मटेरियल में स्टेटमेंट है, मतलब यू हैड ऑलरेडी ऑब्टेन्ड साई, आप साई ऑब्टेन कर चुके थे। ठीक होगी बात सर, लेकिन ये यहां पर ना आप क्योंकि साई नहीं ना ऑब्टेन कर सके, तो अब आप क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। यही मिस्टेक हो सकती है पेपर में कि वो आपको इफेक्ट्स लिख के दे दे, तो आपने यहां पर कहना है कि पॉसिबल इफेक्ट, क्यों, क्योंकि अभी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ। इसके बाद जो आपका बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के सेक्शंस हैं, यहाँ पर अगेन उसने ये इस पैराग्राफ में सारी तफसीलात बताई कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी और किस मामले पे हम एविडेंस नहीं ले सके। We were unable to obtain SAI about the carrying amount of ABC's investment in XYZ, उसकी शेयर ऑफ इनकम पे नहीं हम ले सके। अच्छा, उसकी रीजनिंग भी करनी होती है क्यों नहीं ऑब्टेन कर सके, बिकॉज वी वर डिनाइड एक्सेस टू दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स ऑफ XYZ। कॉन्सिक्वेंटली हम बता ही नहीं सकते कि क्या कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी या नहीं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं। आखिरी जुमला वैसे ही बदलेगा, वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में उसी तरह से तब्दीली आएगी। की ऑडिट मैटर सेक्शन में आप वही वाली बात करेंगे, क्रॉस रेफरेंस बेसिकली करेंगे। तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की जो डिटेल्स हैं वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में ही आती हैं, उसको की ऑडिट मैटर्स में सिर्फ क्रॉस रेफर करते हैं, क्योंकि खसलतन क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो की ऑडिट मैटर
ही होता है खसलतन, लेकिन उसकी डिस्कशन की ऑडिट मैटर में नहीं होती, सिर्फ क्रॉस रेफर किया जाता है, बाकी आपकी रिपोर्ट वैसी ही रहेगी। इसी तरह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की एक एग्जांपल है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है कि आप साई नहीं ऑब्टेन कर पाए रिगार्डिंग अ सिंगल एलिमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दैट रिप्रेजेंट सच अ ह्यूज प्रोपोर्शन। सर सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट में तब्दीलियां आती हैं ना वो यहाँ आती हैं, ये जरा देख लें। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या हुआ, पहले ये जरा पिछली रिपोर्ट देखें। We have audited the consolidated financial statements of ABC company. यहाँ पर जबान क्या बदली है, We were engaged to audit, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप ओपिनियन तो एक्सप्रेस ही ना कर सके। अगला जुमला यहाँ पर कितनी धमाका खेज किस्म की चेंजेस हैं। We do not express an opinion on the accompanying financial statements. हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रही हैं because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion section, जो कि बेसिकली ये है, we have not been able to obtain SAI to provide a basis for an audit opinion on these consolidated. तो हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करें। अच्छा, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देखें, सारी कहानी बताइए कि हम क्यों साई ऑब्टेन नहीं कर सके। और कोई वो जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो हर रिपोर्ट में होता था, चाहे एडवर्स हो चाहे क्वालिफाइड हो, वो कौन सा ये वाला स्टैंडर्ड पैराग्राफ कि हमने ऑडिट एज पर आइजाज की, हमारी रिस्पांसिबिलिटीज की तफसीलात ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज के सेक्शन में हम इंडिपेंडेंट है, कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लायंट एंड वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ इस केस में क्या होगा, ओमिट हो जाएगा। और सर ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज का सेक्शन वैसे कितना लेंथी होता है, जरा इधर देखें कितना पिद्दा सा रह गया। Our responsibility is to conduct an audit of the group's consolidated financial statements in accordance with ISAs and to issue an auditor's report. हम सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है होती है ऑडिट करना एज पर आइजाज और ऑडिटर रिपोर्ट इशू करना, लेकिन वो जो हमने तफसीलात बेसिस पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में बताएंगे उसकी वजह से हम नहीं ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, और साथ आप अपनी इंडिपेंडेंस और जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस है वो दे देते हैं। तो आइजा की बात कर देते हैं, इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात कर देते हैं और ये बता देते हैं कि भाई हमारे पास साई अवेलेबल नहीं है, और बस आपका मामला जो है वो खत्म। इसी तरह एक और सिचुएशन है कि जहां पर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एफएस के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सके, तो उस केस में भी जो ओपिनियन रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं वो यही होंगी। वैसे नोट किया होगा आपने कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में तो कैम भी नहीं दिख रहा, कैम का सेक्शन भी नहीं नजर आ रहा और अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन भी नहीं नजर आ रहा। तो ये कुछ और चेंजेस हैं जो कि होती हैं जब कभी भी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। सर जल्दी से आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके साथ शेयर भी कर लिया था। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है सर? क्रिटिकली अप्रेज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्लैकमोर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपने ड्राफ्टिंग नहीं करनी रिपोर्ट की। 12 नंबरों के लिए सवाल है। अच्छा सर, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो बेशक आप लोग पोस्ट करते जाएं, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह ताला मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा। अच्छा सर, अब यहाँ पर क्या है, यू आर द मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ब्लैकमोर ग्रुप, a listed manufacturer of high quality musical instruments for the year ended। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कैम के ये ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में याद रखनी है वो क्या है, लिस्टेड कंपनी। क्योंकि अगर लिस्टेड कंपनी होगी ना सर, तो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि बाकी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आती हैं। वो हमने उसके ऊपर जो बूस्टर सेशन था उसमें क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको भूल गया हो तो वो क्वेश्चन था डे 1 के ऊपर। डे 1 का मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 था, वो लाजमन आपने घुमा लेना है और ज़हन में रखना है कि लिस्टेड कंपनी के केस में आपके पास कैम का सेक्शन मैंडेटरी होता है, बाकी कंपनीज के केस में कैम का सेक्शन मैंडेटरी नहीं होता, तो आपने बूस्टर सेशन लाजमन घुमा लेना है। अच्छा सर, you are the manager responsible for the audit of Blackmore Group, a listed manufacturer of high quality musical instruments। और इसका ईयर एंड क्या है, ईयर एंड नोट कर लेना चाहिए हमेशा। तो ईयर एंड है सर 31 मार्च। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप की दी हुई है और क्या बताया हुआ है, लॉस बिफोर टैक्स, के कंपनी को लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। इस दफा 2.2 मिलियन का, पिछली दफा 1.5 मिलियन का। टोटल एसेट्स 14.1 मिलियन के, पिछली दफा 18.3। द ऑडिट इज नियरिंग कंप्लीशन एंड द ऑडिट सीनियर हैज ड्राफ्टेड द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हिच कंटेन्स द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। सर क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। अगर सवाल पे वापस जाओ, क्रिटिकली अप्रेज द एक्सट्रैक्ट, तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट तक अपने कमेंट्स महदूद रखने हैं। अच्छा सर, स्टार्ट कहां से हो रहा है, की ऑडिट मैटर्स से स्टार्ट हो रहा है। Valuation of financial instrument. The group entered into structured forward contracts to purchase materials. The valuation involves guesswork and is based on internal models developed by the group's finance director Thomas Bolin। Thomas Bolin को रिपोर्ट में भी पजीराई मिल रही है। Mr. Bolin joined the group in January 18 and there is significant measurement uncertainty involved in his valuation as a result of his inexperience। जरा जबान चेक करें, बदतमीजी चेक करें। As a result, the valuation of these contracts was significant to our audit।
उसके बाद सर दूसरी बात क्या की हुई है, कस्टमर लिक्विडेशन included in receivables shown on the consolidated statement of financial position is an amount of $287,253 from a customer which has ceased trading. On the basis that the group has no security for this debt, we believe that the group should make a full provision for impairment of $287,253, thereby reducing profit before tax for the year and total assets as at this. सर मजे की बात है, इसका प्रॉफिट है ही नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है, रिड्यूसिंग प्रॉफिट। इसको क्या लिखना चाहिए, इंक्रीजिंग लॉस। ठीक है, तो आपने ये पेपर में थोड़ी सी ना हाजिर दिमागी भी काम आएगी कि भाई अच्छा लॉस बताया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो आपने फौरन उसको क्रिटिसाइज कर दिया। अभी और भी चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई अप्रिशिएट कि आप लोग अपने आइडियाज भी इधर फ्लोट कर रहे हैं। Qualified opinion arising from disagreement about accounting treatment. In our opinion, except for the effect on the financial statements on the matter described above, financial statements have been properly prepared in all material respects in accordance with IFRS standards. ये आपको पता है कि इस तरह का qualified opinion section नहीं होता। ठीक है, emphasis of matter. अब अगर सर आप इसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करेंगे ना तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। Emphasis of matter. We draw attention to the loss before tax of this for the year ended this, and that the group is in breach of loan covenants with its key finance providers. A material uncertainty therefore exists which may cast doubt on the group's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter. सर अब इसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग के ऊपर मैं आपको गाइड कर लूं कि आपने इसका आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट निकाला। बेसिकली ये सवाल होता है कि गलतियां निकालनी है आपने, तो सजेस्टेड सॉल्यूशन अगर मैं इसका आपको वॉक थ्रू कराऊं, सर पहली बात जो की ऑडिट मैटर्स का सेक्शन है, ये आपका की ऑडिट मैटर्स सेक्शन स्टार्ट हुआ और एकदम से, इसलिए मैं कहता हूं लाइन बाय लाइन कंपैरिजन। सर अब अगर आपने ये बुक है ना, एक मिनट, ये अगर SECP का फॉर्मेट अच्छे तरीके से देखा हुआ होगा तो सर चेक करें, की ऑडिट मैटर्स पे आएंगे ना तो पहले आप कहेंगे कि भाई पहले तो डेफिनेशन बतानी थी, उसके बाद बताना था कि ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में एड्रेस हुए हैं, फॉर्मिंग आवर ओपिनियन, हमको सेपरेट ओपिनियन ही इस मामले पे एड्रेस करे, तो इजी मार्क्स है सर अगर आप ये पिक कर लें। इट्स ऑल अबाउट पिकिंग इट अप, इजी मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। तो द सेक्शन शुड इंक्लूड एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर इंट्रोडक्शन में क्या और भी बताना है कि सेपरेट ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर रहे। उसके बाद सर वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो इस एरिया में सिग्निफिकेंट जजमेंट भी इन्वॉल्व है, रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो इसकी कैम में इंक्लूजन है, लेकिन ये कोई भी फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। जो उसने आपको रिपोर्ट दी है, जो एक्सट्रैक्ट दी है, उसमें इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके बाद जो साइज और सिग्निफिकेंस है मामले का, अमाउंट्स के ऊपर भी कोई जिक्र नहीं है। अभी सर मैंने आपको जो एक सैंपल कैम दिखाया था कि अमरेली स्टील का सैंपल कैम, आपने देखा था लोन्स की अमाउंट्स बता रहे थे कि कितनी कमर्शियल बैंक से ली है, कितनी रिलेटेड पार्टी से ली है, और इसमें कितना जो है वो ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन के, ताकि पता लगे कि भाई मामला कुछ सिग्निफिकेंट है, तो उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी जो ग्रेविटी है उसका अंदाजा हो सके, मामले की संगीनी का पता लग सके। तो द ऑडिटर शुड डिस्क्राइब हाउ कैम वाज एड्रेस्ड इन द ऑडिट, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन देनी थी, लेकिन उसने बेसिकली इस मामले को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, ना अपने प्रोसीजर्स का ओवरव्यू दिया, ना कुछ, और करंट वर्डिंग से कुछ पता नहीं लग रहा कि ऑडिटर ने इस एरिया के ऊपर क्या काम किया। जो अगर आप बात देखें तो उसने कुछ नहीं बताया कि हमने इसके ऊपर क्या काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग में भी मसले हैं। आप ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर की बात करें, अगर अभी मैंने आपको जो सैंपल रिपोर्ट्स दिखाई थी, कहीं पर किसी बंदे का नाम नहीं आता, मैनेजमेंट एज अ होल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसका बेसिकली नाम आना चाहिए। प्लस फिर ये भी इनएप्रोप्रिएट है कि आप उसके इन एक्सपीरियंस को क्रिटिसाइज करें रिपोर्ट में, इस तरह की लैंग्वेज रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती। उसके अलावा ये जो गेस वर्क का यूज है, इससे पूरे ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर से जो एक रिलायंस है ना वो उठ जाती है कि ये क्या मतलब गैस वर्क के ऊपर हो रहा है। देखें, ऑडिट हो रहा है एज पर आइजाज, एफएस प्रिपेयर हो रहे हैं एज पर IFRS एंड द कंपनी लॉ, तो आपने बेसिकली कोई गैस वर्क नहीं इन्वॉल्व है। जजमेंट को गैस वर्क का नाम देना मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती होगी। सर अच्छा, एक और अब मसला क्या हुआ, कस्टमर लिक्विडेशन वाला मामला, उसके ऊपर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। क्यों अच्छा सर अब आपने जस्टिफाई करना है क्यों मटेरियल है।
क्योंकि लॉस का 13.1% है। कल किसी ने पूछा था कि भाई अगर लॉस दिया हो तो फिर मटेरियलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, लॉस की बेसिस पे कर लें, एसेट्स भी गिवन है एसेट्स की बेसिस पे कर लें, तो मटेरियल है। लेकिन साथ सर कहना है कि परवेसिव नहीं है, परवेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी वजह से मिसलीडिंग नहीं हो रही। अच्छा, अब लेकिन अगर आपके पास कोई मामला है जिसके ऊपर क्वालिफिकेशन बनती है तो वो आपने कैम सेक्शन में इंक्लूड नहीं करना। ये इसने कहां पर इंक्लूड किया हुआ है? इसने कैम सेक्शन में डिस्कस कर लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैम सेक्शन में सिर्फ क्रॉस रेफरेंस यकीनी तौर पर आएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्रॉस रेफरेंसिंग इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो जो मैंने बात की थी कि प्रॉफिट को रेफर कर रहा है, हालांकि असल में क्या होना चाहिए कि लॉस इंक्रीज हो रहा है। ये वाला पॉइंट, दिस रिक्वायर्स ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप उस वक्त पेपर में, और इसलिए मैं कहता हूं नींद पूरी करके पेपर से पहले जाएं, रिलैक्स होके जाएं। ये चीज जो रिलैक्स होगा ना बंदा, वो फौरन पिक करेगा। जिसको जरा जो प्रेशर में होगा, डरा हुआ होगा, घबराया हुआ होगा, वो नहीं पिक कर सकता ये पॉइंट। तो आपने एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ, इसलिए मैं एम्फसाइज करता हूं कि जाने। अच्छा सर, ओपिनियन सेक्शन ज्यादातर लोगों ने पिक कर लिया कि भाई इसकी तो पोजीशनिंग ही गलत है और टाइटल भी गलत है। बाय द वे, ये इस तरह का टाइटल, अभी हमने सैंपल रिपोर्ट्स देखी हैं, इस तरह का तो कोई टाइटल नहीं देखा। क्वालिफाइड ओपिनियन का टाइटल बस क्वालिफाइड ओपिनियन ही होता है। और फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर कोई बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का सेक्शन भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, जिसमें ये इशू डिस्क्राइब होता कि क्वालिफाइड ओपिनियन किस वजह से है, और एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन बनती है, वो बेसिकली चीज मिसिंग है। अच्छा सर, इसके बाद आपके पास आ जाता है जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वाला मसला है। जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मसला है वो आपको पता, ज्यादातर लोगों ने पिक कर लिया होगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, MURGC आना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा भी मसले हैं। अब इधर किसी नोट को क्रॉस रेफर नहीं किया हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेलेवेंट पोर्शन को, नोट को, डिस्क्लोजर नोट को क्लियरली क्रॉस रेफर नहीं किया हुआ। और ये भी देखना होगा कि क्या मामला जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है, अगर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है तो फिर जो है वो मसला होगा, ठीक है। प्रॉपर्ली अगर डिस्क्लोज नहीं है तो फिर इशू आएगा। फिर आपने क्या करना है, क्वालिफाइड देना है। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड के अलावा एडवर्स ओपिनियन भी हो सकता है। अगर गोइंग MURGC एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है और मामला मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, और अगर मामला मटेरियल भी है परवेसिव भी है तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन होगा, अगर मटेरियल प्लस परवेसिव है। ठीक होगी सर बात? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के, मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो साथ साथ क्वेश्चन वाइज जो आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं मैं उनको क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ, और अगर कुछ चीज जहां पर एक्सप्लेन करनी है वो मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लियर क्लियर, यस। फैजान इस पे माशाल्लाह भी बनता है। क्लियर है सर, थैंक यू सर। ये टेक्निक्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल शेयर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सर हमें कैसे, सर EOM OM से ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा ये किसी ने सवाल किया कि EOM OM से ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई होती है। सर जवाब है नहीं, ये एडिशनल कम्युनिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन का तो मुझे पता ही नहीं है, एक ही चीज का मुझे पता है और वो है ओपिनियन मॉडिफाई होता है, और मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर। सर इनकी प्लेसमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सर आया हुआ है आपके सामने कि प्लेसमेंट जो है वो गलत है। पर्सन के नेम नहीं आएगा और एक्सपीरियंस पे बात नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल ये सही किसी ने पिक किया हुआ है। हेडिंग भी रॉन्ग है ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, ये तो MURGC का सेक्शन था, बिल्कुल सही हो गया। सर कस्टमर लिक्विडेशन दोबारा समझा दें, क्रॉस रेफर में क्या करते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जी आलियान, आप इतनी देर में क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं इतनी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जो आपके पास बेसिकली ये जो ये जो कस्टमर लिक्विडेशन है, इसके ऊपर बेसिकली क्या बनता है, क्वालिफाइड ओपिनियन। ये कहाँ डिस्कस होना चाहिए, ये सारी मामले की तफसीलात डिस्कस होनी चाहिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के सेक्शन में। ये बात समझ में आती है, ये कहाँ डिस्कस होना चाहिए, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के सेक्शन में। ठीक हो गई बात? अब सर ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के सेक्शन में डिस्कस तो होगा, लेकिन ये जो कैम वाला मामला है ना सर, जरा फॉलो कीजिएगा। मैं आपको ये ओरिजिनल रिपोर्ट से दिखाता हूँ। क्वालिफाइड ओपिनियन बन रहा है ना, ये है जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन। तो सर साथ क्या होगा, सर साथ क्या होगा, ये जो कैम वाला मामला है इसमें क्या लिखेंगे,
जब आप पूरी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि की ऑडिट मैटर क्या होता है, और ये कि हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करें, हम इस मामले पे कोई सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करें। साथ क्या लिख रहे हैं, इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, ये इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। मुझे जरा कंफर्म करना समझ आ गई बात या नहीं, इसको कहते हैं क्रॉस रेफर करना। अच्छा सर, जो मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे तो आंसर में एग्जैक्ट रिपोर्ट के वर्ड्स लिखने हैं? नहीं, बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मिस्टेक हुई भी और इसकी करेक्शन ये है। अदर इंफॉर्मेशन के पैरा लाजमी आना है एक्सेप्ट डिस्क्लेमर। बिल्कुल, अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ जो है वो सारी रिपोर्ट्स में आता है एक्सेप्ट फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन नहीं आता। अगर किसी ड्राफ्ट क्वेश्चन में कैम नहीं दिया हुआ लेकिन बनता हुआ तो वो ऐड करेंगे। हाँ, अगर किसी चीज पे कैम बनता है और उसको फॉर एग्जांपल उन्होंने अदर मैटर पैराग्राफ में बता दिया, तो वो आप बताएंगे कि ये इसकी सही जगह नहीं है, इसको कैम में आना चाहिए। और सर इस तरह का ना क्वेश्चन जो मेरा बूस्टर सेशन है डे 1 के जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन है कि वो मामला शायद कैम बनता था और उसको अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में उन्होंने डाला हुआ था, तो वो हमने डिस्कस किया था कि ये इसको कैम में डिस्कस करना है और उसकी सारी फिर आपने तफसीलात बतानी है कि कैम का सेक्शन किस तरह का होगा, उसके क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है। नहीं, ये इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर तो उसने एक मामला तो पिक कर लिया है लेकिन उसको प्लेस गलत जगह पर किया या उसको सही तरीके से सही एंगल से डिस्कस नहीं किया। बात समझ में आ रही है कि उसने वो मामला जो है वो कैम के बजाय अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में डिस्कस कर लिया, तो मिस्टेक है ना। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में नहीं आना चाहिए, तो उसके बजाय फिर आपने करेक्शन भी बतानी है कि कहाँ आना चाहिए, तो इस वजह से बेसिकली ये इस पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। मैं उम्मीद कर, अगर कोई और क्वेश्चन है सर, ये अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा सर? अगर बेसिस फॉर ओपिनियन का सेकंड पैराग्राफ गिवन ना हो तो उसे फुल लिखेंगे? नहीं, फुल लिखेंगे नहीं मिस, उसमें ये करेंगे कि आप ये सवाल ये आया कि अगर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में जो ये वाला पैराग्राफ है, बेसिकली सवाल इस बात का कि ये पूरा पैराग्राफ वो खा गए हैं रिपोर्ट से, तो क्या पूरा लिखेंगे? नहीं, सिर्फ इतना बताएंगे कि भाई वो जो कॉन्फर्मेशन देनी होती है कि ऑडिट एज पर आइजाज हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लायंस, और ये कि साई ऑब्टेन हुआ है टू प्रोवाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेक्शन में मजीद तफसील से बताई हुई हैं। ये 4 बातें लिखेंगे कि ऑडिट एज पर आइजाज हुआ, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लायंट है। तीसरी बात के साई ऑब्टेन हुआ टू प्रोवाइड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और तीसरी चीज है, चौथी चीज है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तफसीलात हैं वो तफसीलन कहाँ पर डिस्क्राइब हुई हैं? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेक्शन में। ठीक है, वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तफसीलात हैं वो कहाँ डिस्क्राइब हुई हैं? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेक्शन में। ठीक होगी बात। अच्छा, एक और कोई क्वेश्चन था सर, ये अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा ये भी देख लेते हैं क्विकली, इसको भी गो थ्रू करवा देता हूं आपको कि अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में क्या क्या आएगा। सर ये सब कुछ आएगा। डेफिनेशन आएगी अदर इंफॉर्मेशन की, रिपोर्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स लेस चांसेस हैं, लेस चांसेस। अच्छा सर, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? डेफिनेशन आएगी अदर इन्फॉर्मेशन की। ऑडिटर ये बताएगा कि भाई मैं मेरे मत्थे ना लगना, मैंने अदर इन्फॉर्मेशन पे कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा, मेरा काम सिर्फ उसको पढ़ना था और क्या कंसिडर करना था कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, और अगर कोई हो तो मैं उसको रिपोर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर वो मैंने याद दहानी के लिए लिख दिया था कि अगर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन हो तो आपने इधर रेफर करना है उसे, अगर उसका इधर इम्पैक्ट बनता है। ठीक होगी बात सर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मजीद अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप डालते जाएं इधर, फिर हम उसको देख लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। अच्छा सर, ये आपके पास अब ये जो सवाल आया है ये क्या है? ये सवाल है डिस्कस दी
reporting implications including the changes that need to be made in the audit report as illustrated in ISA 700। अच्छा, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस वाला क्वेश्चन जो है, ये जो आपके पास रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस वाला क्वेश्चन है, इसको आपने बेसिकली किस तरीके से हैंडल करना है, इसकी बेसिकली मैंने आपको एक एग्जाम टेक्निक, ड्राफ्टिंग टेक्निक बताई थी। कौन सा क्वेश्चन इस वक्त आपको दिख रहा है? इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन। तो इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है? स्टेप 1 क्या है? डिटरमिन मटेरियलिटी, किस चीज की मिस स्टेटमेंट की या वो अमाउंट जिसके ऊपर आप साई ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। अब वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, इंडिविजुअली भी चीजें मटेरियल हो सकती हैं, एग्रीगेट भी, हम लोग बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे एज पर IFRS अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट वाली सिचुएशन, और फिर डिटरमिन करेंगे कि क्या कोई MM है या कोई इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है और रीजन क्या है। वाइडर इंपैक्ट ऑफ इशू अगर मार्क्स हो, वरना इस स्टेप को आपने ओमिट कर देना है। स्टेप 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड विद TCWG रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन फॉर एग्जांपल, तो वो आपने कम्युनिकेशंस करनी है MURGC EOM उसके हवाले से। और स्पीकिंग एट AGM, स्पीकिंग एट AGM अगर हर सिचुएशन में नहीं रेलेवेंट है, लेकिन आप इसको मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट के तौर पर, क्योंकि आपको जब AGM पे ऑडिटर हैज द राइट टू स्पीक। ऑडिट ओपिनियन की इंप्लीकेशंस आपने बताते हुए आपने बताना है हेडिंग, प्लेसमेंट, कंटेंट एंड ऑफ कोर्स द टाइप ऑफ ओपिनियन, कि ऑडिट ओपिनियन क्या होगा, उसकी हेडिंग क्या होगी, प्लेस कहां करेंगे, कंटेंट क्या होगा, मतलब उसमें क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। बेसिस फॉर ओपिनियन की इंप्लीकेशंस बतानी है, हेडिंग, प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट से मुराद होता है कि वो प्लेस होगा आफ्टर द ओपिनियन सेक्शन या क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। उसका कंटेंट क्या होगा, मतलब आप उसमें रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन बताएंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे। अभी आपने देखी भी थी कि वो बता रहा था कि इन्वेंट्री अगर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट एज वेल वैल्यू पर नहीं रिकॉर्ड हुई है तो उसकी वजह से क्या क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कितनी अमाउंट की मिसस्टेटमेंट हुई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ FSLIs इम्पैक्ट, जो FSLIs इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई आपने करना होता है, और डिस्क्लोजर्स के केस में आपने मेंशन करना होता है कि ओमिटेड इन्फॉर्मेशन क्या है अगर प्रैक्टिकेबल पॉसिबल हो। रिपोर्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन इफ द मैटर गिव्स राइज टू क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन इम्पैक्ट्स अदर इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया था, एक स्टैंडर्ड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस इन कैम इन केस ऑफ अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, क्रॉस रेफर आप कर देंगे कैम सेक्शन में। और उसके बाद सर जब पूरा सवाल कर लेना तो एक स्टेप 10 घुमा लेना, एक चेकलिस्ट कि भाई इस सवाल में, इस सिचुएशन में कोई EOM तो नहीं बनता, कोई MURGC तो नहीं बनता, कोई कैम तो नहीं बनता, कोई OM तो नहीं बनता, कोई रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज अंडर कंपनी लॉ तो नहीं है। बहुत दफा होता है कि रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि जी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन हुआ, तो फिर आपने बताना है कि हम ये नहीं कह सकते वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच वर नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर ऑडिट, क्योंकि यू हैवंट रिसीव्ड ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। या आप ये नहीं बता सकते समटाइम्स अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन हुए तो उसके ऊपर भी आपने ओपिनियन मॉडिफाई करना है अपना। तो ये सर बातें हैं जो कि बेसिकली इधर कवर होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली वो क्या टच कर रहा था एरियाज, ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है। यू आर द ऑडिट पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 करंटली अंडर योर कंसिडरेशन, तो ये आपका ईयर एंड है। Pioneer Electronics Limited implemented a new accounting software in 2021. Due to high pressure from top management, the implementation of the new accounting software was hurried, which resulted in numerous errors in inventory में भी मसला, payable में भी मसला, receivable module में भी मसला. While staff is still in the process of identifying and rectifying the software deficiencies, the audit team has been unable to verify these balances through alternate means. Inventory, payable and receivable कितनी अमाउंट पे अपीयर हो रहे हैं, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है नेट एसेट्स इतनी है। तो सर अब यहाँ पर जरा थोड़े से ना बात समझ लेनी है। कितने मार्क्स का सवाल है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर सर किसी ने ये जरा चेक कीजिएगा सर, अगर किसी ने ये अच्छे से इलस्ट्रेशंस देखी हुई होती तो चेक करें। In addition, the introduction of a new computerized accounts receivable system, inventory का मसला है, receivable system का मसला है, कितना मिलता जुलता सिनेरियो है, और उसमें भी डिस्क्लेमर ही है, इसमें भी डिस्क्लेमर ही है। तो सर ये इलस्ट्रेशंस इसलिए करवाई जाती हैं, ये इलस्ट्रेशंस इसलिए करवाई जाती हैं ताकि आप ये पिक कर लें। अब सर क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक चीज आपको नेट एसेट्स दिए हुए हैं, आप हर एक की जो मटेरियलिटी है ना वो नेट एसेट्स के हवाले से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट के हवाले से कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको मटेरियल ही मिलेगा, ठीक है। अब सर इसका सवाल को हल कैसे करना है, ये जो अभी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं
इसकी लाइट में इसको कैसे हल करना है। अब मैं पूरा आपको इस तरह सॉल्व तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन स्टेप 1 फॉर एग्जांपल आपने मटेरियलिटी कैलकुलेट कर ली क्योंकि आप जिन मामलात पर साई ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्टेप 2 करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर आईएफआरएस, इधर रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर आईएफआरएस आमतौर पर रेलेवेंट होती है जहां पर कोई मिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो। स्टेप 3 डिटरमिन वेदर देयर इज एमएम और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई एंड द रीजन। ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है और क्यों है, सर्कमस्टेंसेस की वजह से। ठीक है, क्यों है, सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, टीसीडब्ल्यूजी के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। ओपिनियन क्या होगा सर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। और सर जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया ना, तो सर जिसने पिक कर लिया ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो फिर सर वो उसने, ये पिछली अटेम्प्ट में ये गाइड मैंने इस इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तो नहीं जितनी अब हो गई है, लेकिन काफी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में थी ये पिछली दफा भी। तो सर जिन्होंने इस गाइड को अच्छी तरह गो थ्रू किया हुआ था ना, उन्होंने 2 मिनट में ये वाली चीज पिक कर ली होगी। बस आगे फिर सर ये छापना था, आगे ये छापना था, आपके नंबर पूरे हो जाने। कि भाई बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन का स्टैंडर्ड कंटेंट खत्म हो जाएगा, कैम ओआई सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। ओपिनियन सेक्शन में एफएस हैव बीन ऑडिटेड रिप्लेस विद ऑडिटर वाज एंगेज, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज में क्या, ऑडिट पर आइजाज, इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स, अनएबल टू ऑब्टेन साई। ठीक हो गई सर बात। अच्छा अभी भी वैसे तो मार्क्स इंशाल्लाह ताला इधर ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो, देख लें ईओएम तो नहीं बनता, नहीं बनता, कोई एमयूआरजीसी की कहानी है नहीं है, कोई कैम की कहानी है नहीं है, कैम तो आता ही नहीं है, अदर मैटर पैराग्राफ की बात बनती है नहीं बनती। उसके अलावा जो आपके पास रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर कंपनी लॉ है वो आती हैं। ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सर नहीं रिसीव हुई ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हुई ना, पता नहीं एफएस बुक से एग्री करते हैं नहीं, पता नहीं। तो ये वाले ओपिनियंस जो कंपनी लॉ वाले ओपिनियंस है वो मॉडिफाई होंगे ना इसकी वजह से। तो सर ये वाली अलर्टनेस पेपर में बस आपने ये स्टेप 10 जो है ना भूलना नहीं। रिपोर्टिंग का मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आइजा 700 की सीरीज प्लस कंपनी लॉ दोनों को आपने मिलके कवर करना है। आइजा 700 की सीरीज प्लस कंपनी लॉ दोनों को मिलके कवर करना है। अच्छा बी पार्ट में सर क्या था, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर फॉर स्मार्ट फुटवेयर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एसएफएल ओन्स नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स। अच्छा अब उसने, अच्छा एक चीज पेपर के हवाले से याद रखे कि आपके पास पर्चे में ना, जब वो आपको उसने बताना होगा ना कि ये लिस्टेड कंपनी है, तो वो खुद लिख के बताएगा। अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। ठीक होगी बात, लिस्टेड कंपनी है। जैसे ही लिस्टेड कंपनी आई तो मेरे जहन में क्या है, रिपोर्टिंग का सवाल है, इसका मतलब है कैम की कुछ रेलेवेंस हो सकती है, कैम की कुछ रेलेवेंस हो सकती है। एसएफएल ओन्स अ नंबर, अच्छा ये क्या बताया, एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर फॉर स्मार्ट फुटवेयर लिमिटेड। तो सर यहां से फॉरन क्या पिक करना है, यहां से फॉरन पिक करना है, दिल खुश कर दिया। एक सवाल बड़ा मजे का आया है, ये मैं आंसर करूंगा टुवर्ड्स द एंड, अभी ये जब कंप्लीट करता हूं क्वेश्चन। अच्छा सर SFL owns a number of retail outlets across Pakistan and many of them were acquired on rental basis. During the year, SFL has adopted IFRS 16 leases. The audit team has made significant efforts. Audit team ने क्या किया, significant efforts की हैं to review the adjusting entries, to reconcile change in accounting policy of operating leases. Matter was discussed in detail in the audit committee meeting. और audit committee meeting में कौन होते हैं, TCWG. Your team has included the details about adjustment and impact on financial statements in the board letter. तो सर सारा आंसर तो सवाल के अंदर लिखा हुआ था। आपने क्या करना था, आपने बताना था कि भाई जो कैम सेक्शन है उसके अंदर आप इसको इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि द मैटर अपीयर्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। क्यों मोस्ट सिग्निफिकेंस का लग रहा है, क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व थी, सिग्निफिकेंट था, रिस्क इन्वॉल्व था। तो ये आपके पास लिस्टेड कंपनी वाला जो सिनेरियो है वो बेसिकली इधर आ जाएगा। और करंट पीरियड से रिलेटेड था, ये वाली बात आप मेंशन कर देंगे। और उसके अलावा आप जो कैम के कंटेंट्स हैं,
कैम के जो कंटेंट्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप बता देंगे कि भाई व्हाई द मैटर वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन द ऑडिट, रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ये सारे मामलात बेसिकली आप इसमें कवर करेंगे। और उसके अलावा किसी ने अच्छा, अब सवाल में ना सारा ध्यान चला गया कैम के ऊपर, सारा ध्यान इधर से चला गया कैम के ऊपर। हालांकि जो पहली लाइन है वो क्या बता रही है कि आपको अपॉइंट किया किसी और की जगह, तो आपकी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। जैसे ही इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आए, आपने अदर मैटर पैराग्राफ छाप देने कि अदर मैटर पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की थी, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था और किस डेट पे अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो वेरी गुड, अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा। और मजे की बात है, जिसने पिछली अटेम्प्ट में पेपर मेरे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, उसने जब अपना क्वेश्चन पेपर की पिक्चर भेजी तो अल्लाह का शुक्र है उसने मेंशन किया हुआ था ये चीज। तो सर ये बेसिकली चीजें हैं जो कि आपने इसमें से ना पिक करनी थी, और आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हल हो जाता। अच्छा जी, मैं इसमें क्वेश्चंस देख लूं क्विकली कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई सारी 2400 में अगर कौन आएगा तो हाँ वो यूएम है, क्योंकि उधर एमयूआरजीसी का कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है सर, यूएम या कैम की भी हेडिंग, प्लेसमेंट और कंटेंट लिखेंगे? हाँ बहुत अच्छा है, लिखेंगे हेडिंग, प्लेसमेंट और कंटेंट लिखना होगा, क्योंकि उसने इम्प्लीकेशंस बताया ना कि रिपोर्ट में क्या होगा। सर आइजा 700 और कंपनी एक्ट क्यों मिला के पढ़ना है? सर इसलिए सवाल यह है कि आइजा 700 और कंपनीज एक्ट क्यों मिला के पढ़ना है, क्योंकि सर कंपनी लॉ ने भी ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर गाइडेंस दी है ना, और ये जो सर एसईसीपी का फॉर्मेट है ना, ये एक एसईसीपी की रेगुलेशंस हैं जिनके अंडर इशू हुआ है। तो उसने बेसिकली क्या किया, ये फॉर्मेट बना कैसे है, आइजा 700 प्लस ये कंपनी लॉ, इन दोनों का मिलाप है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको क्विकली बस एक डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर देखें, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ना आइजा का छापा है, लेकिन आगे ये जो लिखा ना, वी स्टेटेड वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर ऑडिट। सर इसको आप चेक करें, कहां पर चेक करेंगे मैं बताता हूं। ये सर आपके पास सैंपल रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट में आपको नजर आ रहा है वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच वर नेसेसरी। तो बेसिकली इस वजह से हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सर ये डिस्क्लेमर का क्वेश्चन है, तो यहाँ कैम एंड अदर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सही आपने पिक किया। अब वो अगर आप बीक्यू ऑडिट गाइड से भी करेंगे तो वो वहां से भी पिक हो जाएगा, ओएम पैरा भी आएगा। अच्छा, अब आमतौर पर सर होगा क्या, आमतौर पर होगा क्या कि ओएम पैरा ना लोग मिस कर जाएंगे। तो मैंने ये जो टेक्निक बनाई है ना, इसमें ये जो स्टेप 10 है, इसकी हिकमत ही ये है कि जब आप पूरी चेकलिस्ट घुमा रहे होंगे ना, तो आप सोचेंगे यार यूएम की मैंने क्या एग्जांपल्स पढ़ी थी, एमयूआरजीसी की क्या एग्जांपल्स पढ़ी थी, कैम की क्या एग्जांपल्स थी, ओएम की क्या एग्जांपल्स थी, तो साथ ही आपको आएगा यार ओएम इधर आ रहे। तो ये चीज जो है ना सर, वो आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसमें किसी ने बोला कि इसका सजेस्टेड सोल्यूशन दिखा दें। सर ये इसका सजेस्टेड सोल्यूशन है, मल्टीपल अकाउंट बैलेंसेस अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और फिर साथ उसने बताया रीजनिंग की कि क्यों परवेसिव है, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और वो एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो कौन सा ओपिनियन होगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि मामला मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। चेंजेस क्या होंगी? अच्छा, इधर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसने क्लियरली बता दिया, नॉट ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर रहा, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर की बात आएगी, ओपिनियन सेक्शन होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इंगेज टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, और उसके अलावा जब when the auditor disclaims an opinion on the financial statement, auditor shall not include a key audit matter section in accordance with ISA 701। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट का भी वही वाली चीजें जो है वो उसने मेंशन कर दी। सर इसके बाद और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर मुझे क्विकली चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें तो हम नेक्स्ट उस पर मूव कर जाते हैं। अगर 2-4 कॉन्फर्मेशंस भी आ जाती है ना तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा कि और कोई क्वेश्चन नहीं है। आलियान, सऊद, हिबा, फैजान,
ठीक है, क्लियर है, ओके, जबरदस्त हो गया। वेरी गुड। अच्छा सर, इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जिस तरह कल हमारा डिस्कस हुआ था कि हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे भी बात करेंगे, और जो आपका ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क है उसके ऊपर भी बात करेंगे। फ्रॉड रिस्क के क्योंकि टेस्ट होने के चांसेस काफी ब्राइट हैं इस दफा, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये हम जरा देख लेते हैं। अच्छा सर, इसमें था क्या सिनेरियो, वो कहते हैं डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स that are indicated in the above information. Describe the fraud risk factors that are indicated in the above information. ठीक होगी। एक तो सर मैंने आपको उसका जो ऑडिट गाइड से बताया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर इसमें जो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है ना, ये सर आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना गाइड का, ये चले ही जा रहे, मिस एप्रोप्रिएशन, एक ही पेज है तकरीबन, इसको आपने अच्छे तरीके से घुमा लेना है। यहाँ से सर आपका ना सिनेरियो पिक हो जाना है। मैंने कल आपको वो एग्जाम आपका सिलेबस भी दिखाया था, तो उसके अंदर भी ये चीजें गिवन थी। अब सर कल आपको टेक्निक बताई थी, लेकिन आपको पता है ना, लिख के जब देखेंगे टेक्निक तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये था डे 2 के टेक अवेज। यस सर, ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर फ्रॉड रिस्क क्वेश्चंस। फ्रॉड रिस्क के क्वेश्चंस के लिए ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है? स्टेप 1 क्या है? छापा फ्रॉम द सिनेरियो, आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द सिनेरियो। स्टेप 2 क्या है? उसको कैटेगराइज करें कि ये प्रेशर है, इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है, रैशनलाइजेशन है। ये आमतौर पर आपको जो मदद मिलेगी ना कि ये प्रेशर है, इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है, रैशनलाइजेशन है, कहां से पिक करना है सर? यहां से पिक करना है कि ये फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली वो फैक्टर्स हैं, ये जो व्हाइट बॉक्स है ना, ये फैक्टर्स होंगे जो सिनेरियो में गिवन होंगे। आपने ये फैक्टर पिक करना है और फिर उसको लिंक करना है, कैटेगराइज करना है किसके साथ, कि जी ये इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट करे, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, या इसकी वजह से रैशनलाइजेशन या एटीट्यूड है, तो बेसिकली वहां से आपने इसको लिंक करना है। ठीक हो गई बात। और फिर तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप देख लेते हैं सर। तीसरा स्टेप है एक्सप्लेन हाउ द फैक्टर कुड लीड टू आइदर एफएफआर और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। आपने एक्सप्लेन करना है कि वो उसकी वजह से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। ठीक है, अगर वो नहीं तो एक्सप्लेन जरूर करना है कि वो किस तरीके से हो रहा है। सर जो बेस्ट अप्रोच है ना, क्योंकि जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस है उनमें आंसर्स अगर आप देखें ना, तो वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट भी उनकी जो अप्रोच है वो वेरी कर रही होती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो कि हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। यस, ये प्रेशर, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी वगैरह मल्टीपल रीजन से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां से प्रिपेयर किया हुआ होगा ना, इधर से या बीक्यू ऑडिट गाइड से अगर आपने प्रिपेयर किया, तो आप फिर ज्यादा आसानी से पिक कर पाएंगे कि ये इंसेंटिव है या ये अपॉर्चुनिटी है या ये रैशनलाइजेशन है। ठीक हो गई बात। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऑफ कोर्स ऐसी होती हैं जहां पर मल्टीपल हैं। अच्छा, अब सर ये ना डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, मैं अभी इन पॉइंट्स पे जाने की बजाय स्ट्रेट अवे जो इसकी ड्राफ्टिंग है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सोल्यूशन आपने आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये पेपर में बताया हुआ था, ये वाला पार्ट पेपर में गिवन था कि भाई सीईओ की जो रेम्यूनरेशन है वो किस पे बेस्ड है? एफिशिएंसी बोनस के ऊपर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एफिशिएंसी बोनस पे बेस्ड है। अब इस अगर सीईओ की को जो पैसे मिलने हैं, सीईओ की रेम्यूनरेशन एफिशिएंसी बोनस पे अगर बेस्ड है, मतलब सपोज वो प्रॉफिट से लिंक्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक इंसेंटिव है ना, उसके पास इंसेंटिव क्या होता है? फायदा है कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मेरा बोनस होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मेरा बोनस होगा। तो मैंने क्या कहा, ये छापा लगाया, स्टेप 1 छापा लगाया सिनेरियो से, स्टेप 2 क्या बताया कि ये इंसेंटिव है, और इसकी वजह से क्या क्या इसकी वजह से फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी? हाँ, कैसे? कि वो क्या कोशिश करेगा? शो करने की कोशिश करेगा
बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि बोनस मैक्सिमाइज हो सके। तो ये सर आपका स्टेप 3 है। नहीं समझ आ रही? दो कॉलम्स में कैसे करेंगे? अच्छा, इसके बाद सर आपके पास क्या आया? उसने बताया कि भाई सीईओ और चेयरमैन, ये सवाल में बताया हुआ था, ये छापा लगाया है मैंने। ये जो बात है ना, ये छापा लगाया कि उसने बताया कि भाई जो सीईओ और चेयरमैन है वो क्या है। जो सीईओ और चेयरमैन है वो आपस में दोस्त हैं। जो सीईओ और चेयरमैन है वो आपस में दोस्त हैं। तो सर उससे क्या होगा? उससे बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक मौका मिल गया ना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का। कैसे? बायस्ड एस्टिमेट से। क्यों? क्योंकि दोस्त है ना, तो दोस्त दोस्त को इतना चैलेंज नहीं करेगा। तो एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स बायस करके, कंट्रोल्स ओवरराइड करके। अगर इधर कोई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स की भी बात करता है, वो भी उस पर भी क्रेडिट मिल जाएगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, सर ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है सर, जिससे आपके ना मार्क्स नहीं कहीं जा रहे। इसी तरह कोई और एग्जांपल अगर डिस्कस करूं, ले ऑफ प्लान। ले ऑफ प्लान एक्सपेक्टेड है, एम्प्लॉइज को लग रहा है कि भाई इनको फारिग करने वाले हैं। तब वो कहेंगे हमारी सारी मेहनतों को, हमने जो जो इस कंपनी के लिए कुर्बानियां दी, उसको कैसे ये लोग जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसा है, तो अगर हमें ये इस तरह से फारिग कर रही हैं, तो फिर वो इसको ना एक रीजन बनाएगा। रैशनलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को जवाज बनाना। कि फॉर एग्जांपल सारे जो है वो रेड ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड है, सारे रोड सारी जो गाड़ियां वो गुजर रही हैं, तो आप कहती हैं कि जी सारे गुजर रहे हैं तो मैं भी गुजर रहा हूं। या आपने एक जवाज बना लिया कानून तोड़ने का, तो वो भी इस चीज को एक जवाज बना सकती हैं, और इसके थ्रू वो क्या करेंगे? हो सकता है वो कंपनी के एसेट्स चोरी कर लें, उनको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनको घर ही ले जाएं, वापस लेके ही ना आए। इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है सर। और कोई बंदा शेयर्स बेचने जा रहा है, तो वो प्रेशराइज कर सकता है मैनेजमेंट को कि भाई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो। कैसे? एसेट्स इनकम को अंडर ओवरस्टेट करके, एक्सपेंसेस लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करके, ताकि जब वो बेचने जाए तो उसको अच्छी से अच्छी कीमत मिल जाए उसके शेयर्स की, और उसको बेस्ट पॉसिबल कैपिटल गेन हो जाए। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन जो है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक जवाज बना रहे हैं। एटीट्यूड होता है कि आपका एक बंदे का बिहेवियर, एक पर्सन है या अनएथिकल, तरबियत ही उसकी मतलब उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि वो है या अनएथिकल। मतलब आप उसको जो भी कर लेना, उसने उसकी नियत में फतूर है। तो वो ये एटीट्यूड बेसिकली होता है। ठीक है ना? ले ऑफ प्लान होता है सर फारिग करने का प्लान एम्प्लॉइज को, कि भाई ये 15-20 लोग हैं, इनको फारिग करना है, ले ऑफ। ठीक है। अच्छा जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टेप 1 2 3 वाली जो अप्रोच है ये समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। सर ये इम्पैक्ट कैसे करता है फ्रॉड को? ये इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि जब एम्प्लॉइज डीमोटिवेटेड होंगे कि जी हमारी एफर्ट्स को कोई इन्होंने रिगार्ड नहीं किया, तो वो फिर कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एसेट्स का थेफ्ट करके। ठीक है सर, फोकस इस चीज पर करना है कि ले ऑफ प्लान से क्वालिटी इश्यूज में ऐसे सकता है? नहीं, आ सकता है नहीं। देखिए जो फोकस है वो फ्रॉड पे करना है। फोकस जो है ना वो फ्रॉड पे करना है। हाँ, ये किसी ने अच्छा बताया है। इम्पैक्ट ऐसे करता है कि जो है बस ले जाओ, कौन सा ऑफिस आना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो? अच्छा, अगर आप लोगों को क्लियर है ये वाला ड्राफ्टिंग टेक्निक, तो सॉरी कोई क्वेश्चन मिस किया मैंने?
अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो पहले क्वेश्चंस देख लूं। इन द मीनवाइल ना आप मुझे जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि इसको और तो नहीं पॉइंट्स डिस्कस करने की जरूरत है मेरे, मैं इतनी देर में आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस देख लेता हूं। सर कोई एक रिस्क प्रेशर, वो तो हो गया सर, दो कॉलम्स में ना, दो कॉलम्स में कोशिश कीजिएगा ना करें, इसी तरह एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही करें, ठीक है। तो सर इन टेक्निक्स का पीडीएफ ग्रुप में भेज देना प्लीज, ठीक है। एक में इशू आइडेंटिफाई करना और एक में इम्पैक्ट, नहीं एक ही लाइन में उसको कर दें। स्टेप 3 में सिर्फ एफएफआर और एमओए लिख दें तो एनफ होगा, या नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको कर दें। जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर कि भाई ओवरस्टेट करेंगे एसेट्स इनकम, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कैसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे एस्टिमेट्स में बायसनेस या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, इस तरह का थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपने ऐड कर लेनी है। एक्सप्लेनेशन के आइडियाज सर, एक्सप्लेनेशन के आइडियाज सर आपको मिल जाएंगे बेसिकली कहाँ से, जो आपका वो है क्या उसको कहते हैं, जैसे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स की जो टेक्निक्स नहीं है वहां से बेसिकली आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक हो गई बात। और क्या सर क्वेश्चन है? सर ले ऑफ प्लान क्या होता है ये भी बता दिया, इम्पैक्ट कैसे करता है, ओके की रिपोर्ट क्लियर है सर, समझ आ गई है सर, थैंक्स। पिटी ऑन दोज हु नीड डीमोटिवेशन एंड रैशनलाइजिंग टू स्टील एसेट्स। सही कह रही हैं आप। परवेसिवनेस कैसे पता लगेगा पीबीटी का 25%? नहीं नहीं, परवेसिवनेस का देखे, पहली तो बात है कि जजमेंटल चीज है, आमतौर पे एक रूल ऑफ थंब के तौर पे आप 75% 80% उस तरह की चीज को ले सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। बाकी प्रैक्टिकली इट्स अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट, ठीक है सर। अगर मार्क्स कम हो फिर भी एक्सप्लेन करेंगे, 1 मार्क फॉर ईच रिस्क। ये अच्छा आमतौर पर वैसे इसका ना इसकी जो मार्किंग स्कीम मैंने देखी है वो है 1.5 नंबर, लेकिन अगर आपको बहुत सारे रिस्क नजर आ रहे हैं तो फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी रिड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखें ब्रीफ ही है, एक एक लाइन 1.5 लाइन में कंप्लीट हुए में है ज्यादातर पॉइंट्स अगर आप देखें, ठीक है। तो इससे ब्रीफ और नहीं करना इसे। ठीक हो गई बात। मेरे ख्याल में और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है शायद, तो अब हम जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो रिस्क के दूसरे सवाल हैं। रिक्वायरमेंट अगर पहले देख लें, ए पार्ट में वो बोल रहे हैं बिजनेस रिस्क बताओ, इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग द कंपनीज ऑडिट। अगर आपको आयजा 315 याद हो तो उसका नाम क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये है सर। ये आपको सर आयजा 315 नजर आ रहा है? इसमें क्या था? व्हाट टू अंडरस्टैंड, और व्हाट टू अंडरस्टैंड में आपको ये चौथा बुलेट नजर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क। और क्या लिखा है? व्हाट कुड गो रॉन्ग इन द बिजनेस। सर जब आपने बिजनेसेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने ये सोचना है आप ऑडिट का पेपर ही नहीं कर रहे। आपने क्या सोचना है? मैनेजमेंट की हैट पहन के, ये समझ के कि आप मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में जो मैनेजेरियल एनालिसिस वाला पेपर है ना वो अटेम्प्ट करें। सर दूसरा पार्ट क्या है? evaluate the risks of material misstatement to be considered in developing the audit strategy and audit plan। ये ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान से क्यों लिंक किया हुआ है क्वेश्चन? आयजा 300 से आंसर उठाने। तो मुझे जरा जल्दी से जवाब दें कि ये सवाल में ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को क्यों डिस्कस किया। वेरी गुड, क्योंकि ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं ये प्लानिंग फेज में ही किए जाते हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो प्लानिंग फेज में किए जाते हैं, और ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान जो है वो उसी प्लानिंग फेज का ही सर हिस्सा है ना। तो समझ आ रही है बात? वेरी गुड। अच्छा, तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली लिखा हुआ है, बाकी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके आंसर पे। ऑडिट रिस्पॉन्स का जो आंसर है ना सर वो है बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स या ओवरऑल रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑडिट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ओवरऑल रिस्पॉन्स प्लस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स।
अगर रोम एट एफएस लेवल है तो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा, अगर रोम एट असर्शन लेवल है तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से मुराद है प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अच्छा इसको समराइज किया। अच्छा सर, अब ये जरा सिनेरियो जो है वो तो थोड़ा लेंथी सा है, मैं आपको क्विकली पहले सिनेरियो वॉक थ्रू करवा देता हूँ और फिर इसकी ड्राफ्टिंग पे आ जाते हैं कि बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क आपने एग्जैक्टली लिखने कैसे हैं। सर ये $1 मिलियन की क्लासेस हैं, और इस टाइम पर ये इससे ना आपका रिफ्रेश हो जाएगा कि यार एग्जैक्टली क्या लिखना है पेपर में। ठीक है ना। आपके पास बेसिकली आप रेड बैक स्पोर्ट्स कंपनी का ऑडिट कर रही हैं, और आपको बताया हुआ है कि पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर और जो कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर है उसके दरमियान में मीटिंग हुई। अच्छा, अभी ईयर एंड हो चुका है या नहीं? 28 फरवरी 2x9 अभी नहीं आया, क्योंकि लिखा हुआ है ईयर एंडिंग, लेकिन प्लानिंग तो आपको पता है ना पहले ही शुरू हो जाती है। तो 30 नवंबर 2x8 मतलब साल एंड होने से पहले ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग हुई। उसमें आपको क्या बताया गया? उसमें आपको एक चीज बताई गई कि भाई ये जो कंपनी है ना, इसके बिजनेस की नेचर क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस बड़ी इस पे अप्लाई होती हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं रेगुलरली। फिर आपको बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताया गया कि ये एक्विजिशंस प्लान कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स, और अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग ये अपनी ऑब्टेन करना चाह रहा है, मतलब लिस्टेड कंपनी बनने जा रहा है। इसका मतलब है अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है। इसके पास एक स्मॉल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जिसमें 2 ही स्टाफ हैं, और वो सर किसको रिपोर्ट करते हैं? फाइनेंस डायरेक्टर। एज द बोर्ड डज नॉट हैव एन ऑडिट कमेटी, बोर्ड में कोई ऑडिट कमेटी है नहीं, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है। अच्छा, फिर आपको बताया गया कि कंपनी ना एक मेंबरशिप स्कीम देती है जिसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है। मेंबर्स कैन यूज द फैसिलिटीज एट एनी ऑफ द सेंटर्स। कस्टमर्स हु आर नॉट मेंबर्स कैन पे टू एक्सेस अ सेंटर फॉर अ डे अंडर द कंपनीज पे एज यू गो प्लान, मतलब ऑन स्पॉट पेमेंट हो रही होती है। पर ये जो है वो कंपनी के 28% रेवेन्यू का हिस्सा है। बिजनेस डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर? इंडस्ट्री कंपेटिटिव है। कंपनी की स्ट्रेटजी क्या थी कि मेंबर्स बढ़ाने थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो मेंबर्स के हेल्दी किड्स कैंपेन ऑफर की कि जो बच्चे हैं वो उनको फ्री कोचिंग वो दे रहे हैं 2 घंटे की, और एज पार्ट ऑफ देयर पेरेंट्स मेंबरशिप। ठीक है, और उससे मेंबर्स बड़े भी, जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इससे मेंबर्स काफी इंक्रीज भी हुए। फिर इन जून 2x8 ईयर एंड क्या था आपका? 28 फरवरी 2x9। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है न्यू जिम इक्विपमेंट पे, so that the company offers the most modern facilities। एडवर्टीजमेंट कैंपेन का आपको बताया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन की गई है जिसमें एक फेमस एथलीट को $1 मिलियन पे किया गया। कितने टाइम के लिए? 2 सालों के लिए। ठीक हो गई बात। उसके बाद आपको एक और चीज क्या बताएगी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वो टू हेल्प अनएम्प्लॉयड पीपल हैव एक्सेस टू स्पोर्ट फैसिलिटीज, और इसमें कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कितनी ग्रांट रिसीव हुई है? 2 मिलियन की। कब रिसीव हुई है? सितंबर 2x8 को। अभी ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, टेंशन नहीं लेनी। नहीं नहीं, इतना लेंथी सिनेरियो नहीं आ रहा। मैंने कहा अब एक सिनेरियो करवाना है तो वो जरा टका के एक अच्छा हैवी सिनेरियो हो जाए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डिफरेंट इसमें सिचुएशंस कवर हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ नवंबर आपके पास इतने घंटे यूज हैव बीन प्रोवाइडेड, इतने घंटे बेसिकली यूज करने हैं। अच्छा, और अच्छा फिर आपको क्या बताया गया कि एक नया डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि मेंबरशिप इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। ठीक है, और ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होगी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए भी यूज होगी। और डाटा प्रीवियस सिस्टम से नए सिस्टम में ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुआ था, और पैरेलल रनिंग हुई थी दोनों सिस्टम्स की, और स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई थी। फिर उसके बाद बताया कि कैपेक्स को किस तरह फाइनेंस किया गया? बोरोइंग से। कुछ बैंक बोरोइंग ली है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो $1 मिलियन एडवांस किया गया टू द कंपनी फ्रॉम द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी दिया, और उसका 3% इंटरेस्ट है जो कि एनुअली इन अरियर्स पेएबल है, और कैपिटल जो है वो 7 सालों में पे करने। अब सर बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन किस तरीके से हल करने, ये जरा देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले टेक्निक देख लेते हैं।
बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन। बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन में बेसिकली जो अप्रोच आपने फॉलो करनी है, इसमें जो अप्रोच है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप 1, 2 है। 3 जो है ना वो स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, इफ। स्टेप 1 क्या, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम सिनेरियो। फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है हाई टेक इंडस्ट्री में, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस किसके लिए, फॉर द बिजनेस। कि हाई टेक इंडस्ट्री में है तो आपकी इन्वेंट्री में पैसा फंस जाएगा, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसकी वजह से आपको लॉसेज हो सकती हैं, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड है, आपके कैश फ्लो सफर कर सकते हैं। ये सारे बेसिकली मसले मसाइल आपने उसमें डिस्कस करने हैं। कुछ एग्जाम फोकस पॉइंट्स भी इधर दिए हुए हैं, इनको भी सर लाजमन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक अप्रोच के ऊपर जो है ना वो क्लैरिटी मिल जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बेसिकली जो टेक्निक के पेजेस है ना, ये निचोड़ है, ये एक निचोड़ है पूरा बेसिकली। तो ये आपने, और मैंने रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को बार बार बताया हुआ है कि आपका जो 11 सितंबर रात 9 से 10 बजे आपने, या 8 से 9 बजे, जब भी आपने सोना है उससे 1 घंटा पहले आपने ये सारा नुस्खा जो है वो गो थ्रू करना है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना, ये नुस्खा गो थ्रू करना है, या 7 से 8। अच्छा जी, अब सर इसमें जरा सवाल पे, अगर ड्राफ्टिंग पे मैं आ जाऊं कि भाई बिजनेस रिस्क कैसे ड्राफ्ट करने हैं। सर आपने ये पिक करना है, सिनेरियो से छापा लगाना है कि भाई इधर हाईली रेगुलेटेड ऑपरेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, आपने पिक करना है और फिर आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इम्प्लीकेशंस या इम्पैक्ट बताने हैं बिजनेस के लिए कि भाई इसमें कंप्लायंस कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा कंप्लाई करने के लिए, मशीनरी हो सकता है ऐसी रखनी पड़े, कुछ स्टाफ हायर करना पड़े, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो सफर कर सकते हैं। तो ये है कि कंप्लाई करेंगे तो एक कॉस्ट है, और अगर नहीं कंप्लाई करते तो फिर क्या है, फाइन्स, पेनल्टीज, बदनामी, कस्टमर नंबर्स रिड्यूस होंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई सीरियस रेवोकेशन, सीरियस नॉन कंप्लायंस होती है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, गोइंग कंसर्न थ्रेटन हो सकता है। बस यहां तक बात करके रुक जाना है कि गोइंग कंसर्न थ्रेटन हो सकता है, क्योंकि अगली बात जो है ना कि वेयर कैन दी एफएस गो रॉन्ग, वो कहां पर बात करूंगा, ऑडिट रिस्क के। ठीक होगी बात, वो कहां पर बात करेंगे, वो बात करेंगे ऑडिट रिस्क के। उसके बाद सर दूसरी चीज क्या, एक्सपेंशन प्लान्स, एक्विजिशंस, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स जब बिजनेस के होंगे तब ये एक्सपेंशन करना, कौन सी कंपनी एक्वायर करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट बिजनेस पे फोकस करने की बजाय, मेन बिजनेस पे फोकस करने की बजाय इधर लग जाएगी। तो मैनेजमेंट जब ओवरलोडेड होगी, बदहजमी हो जाएगी ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, और रैपिड ग्रोथ की वजह से, ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। और ऐसी हमने रियल वर्ल्ड में कंपनीज देखी हैं जो रैपिड ग्रोथ की वजह से, जैसे हैस्कॉल इज वन ऑफ द एग्जांपल्स के, जो रैपिड ग्रोथ की वजह से सफर किया जिसने। अच्छा सर, इसके बाद आपके पास एक तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरा जो सिचुएशन थी वो थी स्मॉल इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इट्स रिपोर्टिंग टू फाइनेंस डायरेक्टर रादर देन ऑडिट कमेटी। किस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, बिजनेस रिस्क के क्वेश्चन में। अगर आपका स्टाफ इनएडिक्वेट है, कमी है स्टाफ की, तो वो तो प्रॉपरली मॉनिटर ही नहीं कर सकेंगे इस कंट्रोल सिस्टम्स को। और जब सर कंट्रोल सिस्टम्स मॉनिटर नहीं होंगे तो फिर एक तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की, कंपनी को नुकसान होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, आपके जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकती है। फिर उसके बाद सर ये जब रिपोर्ट किसको कर रहे हैं, फाइनेंस डायरेक्टर को, तो फाइनेंस डायरेक्टर ही तो कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडिपेंडेंस इश्यूज भी आ जाएंगे, वो क्रिटिसिज्म भी रिड्यूस कर देगा, माइल्ड कर देगा। इंडस्ट्री कंपेटिटिव है, अब कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, जब राइवलरी हाई है, पोर्टस 5 फोर्सेस, मैनेजरियल एनालिसिस वाले स्टूडेंट्स, पोर्टस 5 फोर्सेस, कंपेटिटिव राइवलरी हाई है। आप ये जो फ्री कोचिंग दे रही हैं चिल्ड्रन को, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो बिजनेस पे अगर आप जितने भी ये पॉइंट्स मेरे देखो तो आप ये नोटिस कर रहे होगे कि इम्पैक्ट मैं कहां बता रहा हूँ, बिजनेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रांट फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, मैं आप लोगों के क्वेश्चन शॉर्टली आंसर करता हूँ, आप लोग अपने आंसर्स पोस्ट करते जाएं।
सॉरी क्वेश्चंस पोस्ट करते जाएं। ग्रांट फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल में बेसिकली क्या है कि अगर आपकी जब आपने अब फ्री ऑफ कॉस्ट एक ग्रांट तो मिल गई, अब आप जो है वो फ्री फैसिलिटीज दे रही हैं, लेकिन लोग बंदे ज्यादा हैं और फैसिलिटीज कम है, मशीन्स कम है फॉर एग्जांपल, तो मसला हो जाएगा ना, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो कहेंगे कि भाई कंपेटिटर्स के पास जाओ, इधर तो जो है वो जगह ही नहीं होती। न्यू डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में बग्स एरर्स हो सकती हैं, डाटा लीकेज हो सकती है, और डाटा लीकेज का इंपैक्ट क्या होगा कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो आपने बेसिकली सोचना है बिजनेस के, और उसकी वजह से रेपुटेशन कितनी बिजनेस की हर्ट हो सकती है, डेंट हो सकती है। तो सर उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा। मैंने ये पूरा आंसर लिखते हुए सिर्फ फोकस किस चीज पे की है कि बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मेरा पूरा फोकस था कि बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सर मैं आपके क्वेश्चंस जल्दी से देख लेता हूं। सर बिजनेसेस वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फ्रॉड रिस्क वाला भी टच दे सकते हैं। सम इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट लाइक इन दिस क्वेश्चन। हाँ थोड़ा बहुत आप फ्रॉड रिस्क को रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एंगल है ना वो डिफरेंट होगा कि बिजनेस को क्या नुकसान हो सकते हैं। यस इनहेरेंटली उसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स फॉर एग्जांपल जहां पर आएगा तो वो बिजनेस का नुकसान ही है। करेक्ट सर। बिजनेस रिस्क अगर हमें रिस्क ही ना लगे या फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन में सिर्फ कुछ ही रिस्क आइडेंटिफाई हों, आप अगर ये जो जितने मैंने बिजनेसेस के क्वेश्चंस करवाए हैं ना ये सारे गो थ्रू एक दफा कर लें, जो हमने टेस्ट्स में, जो मिड टर्म में, नहीं मिड टर्म में नहीं था, टेस्ट्स में, और जो बूस्टर सेशन में क्वेश्चंस हैं, और ये जो अभी क्वेश्चन है, ये सारे कर लें, इंशाल्लाह ताला यहीं से हो जाएगा। ठीक है। रैपिड ग्रोथ का बेसिकली मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी डिफरेंट जगहों पर रिटेल आउटलेट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अब आपकी फिक्स कॉस्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई। अब जरा सा इकोनॉमी का डाउन टर्न आया, जैसे कोविड आया, तो उसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस को सफर करना पड़ा। तो रैपिड ग्रोथ के ये फिर डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आप अपने बहुत ज्यादा जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना फिक्स कॉस्ट में, तो वो आपके लिए मसला क्रिएट करती है। सर सिनेरियो तो बहुत लेंथी और डिफिकल्ट आएगा, तो इतना दिमाग कैसे चलेगा, टाइम भी नहीं। नहीं इंशाल्लाह ताला इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं जिस तरह मैंने बताया, मैं आप लोगों को मुश्किल की तैयारी करा रहा हूँ ताकि क्या कहती हैं आप लोग जो हैं वो आसान इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लें। और इसको आप टेस्ट वैसे करने के लिए ना जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है वो भी कर सकती हैं, उसमें जो है वो बिजनेस और ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन टेस्ट हुआ वो। ठीक है। अच्छा ऑडिट रिस्क या रोम का, सॉरी जो क्वेश्चन है इसमें आप डिटेक्शन रिस्क लिखेंगे क्योंकि सवाल रोम का है। सर उसने आपको बताया ना स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग है, डेट फाइनेंसिंग है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि नहीं घबराना भाई, इससे वो किसी ने लिखा सर आपने सिनेरियो से हैरान परेशान कर दिए। नहीं घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं जिस तरह बता रहा हूँ ये एक मुश्किल सिनेरियो है, लेकिन ये करने के बाद ना आपको ग्रिप आ जाएगी कि आपने किस तरह से लिखना है। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान है तो मैनेजमेंट बायस हो सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। अब ये रोम एट एफएस लेवल है, देयर कुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एनीवेयर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है एक रोजी पिक्चर पेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है उससे बेहतर दिखाना, इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। दिखावा नहीं जिसको कहते हैं वो। अच्छा सर अब एक मजेदार चीज इधर चेक करें, वहां पे भी अभी हमने बिजनेस, ये जो क्या उसका नाम है, बिजनेस रिस्क, उधर भी हमने स्मॉल इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात की थी, इधर भी कर रही हैं। लेकिन इधर अब हमारा जो फोकस है वो क्या है, मैंने कहा कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी वीक, जिसकी वजह से देयर कुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन ये भी रोम एट किस लेवल है, एफएस लेवल। रोम एट एफएस लेवल को सर अच्छा रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।
अगर आपने ये रोम एट एफएस लेवल आइडेंटिफाई कर लिया और उसने आपसे पूछा कि जी अच्छा इसका रिस्पॉन्स बताएं, तो क्या रिस्पॉन्स लिखेंगे? एग्जैक्टली ओवरऑल रिस्पॉन्स के प्रोसीजर लिखेंगे, एक्सपीरियंस स्टाफ, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंक्रीज सुपरविजन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन ऑडिट प्रोसीजर्स, एग्जैक्टली ये सारी चीजें आप बेसिकली इधर मेंशन कर देंगे। सर आगे आपके पास आ जाता है एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, सालाना फी है ना, सपोज साल के शुरू में फीस दे दी मेंबर ने। सर अब ये जो येलो है ना, ये आपने पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन इसे समझाने के लिए, जब मेंबर ने फीस दी ना, तो आपने डेबिट क्या करना है, कैश, कैश मिली ना, क्रेडिट इनकम नहीं करना, डेफर्ड इनकम करना है, और फिर उस डेफर्ड इनकम को ओवर द एवरी मंथ अमोर्टाइज करना है। तो फिर डेबिट करेंगे डेफर्ड इनकम को, क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर ने ड्यूरिंग द ईयर, आप बेसिकली ये आपका साल है, 8 महीने आपका फाइनेंशियल ईयर है, सपोज 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, और एक कस्टमर आपके पास आता है 1 जुलाई 2021 को, वो आप उसकी सालाना सपोज फीस है 2 लाख सपोज। तो अब आपने ये जो 2 लाख है कैश रिकॉर्ड करनी है, और क्रेडिट करना है 2 लाख का डेफर्ड इनकम, और डेबिट करना है डेफर्ड इनकम को 1 लाख से, क्योंकि 6 महीने सिर्फ आप रेवेन्यू तो इतने पीरियड का रिकॉर्ड करेंगे ना, और क्रेडिट करना है रेवेन्यू को 1 लाख से। ठीक है, एग्जैक्टली हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल वो वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये सर लिखना जरा सीख लें, ये ना मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ रोम एट असर्शन लेवल, ये मैं आपको लिखवाने लगा हूँ रोम एट असर्शन लेवल। सॉरी, मैं आपको टेक्निक इसकी गो थ्रू करवाना भूल गया, पहले टेक्निक इसकी गो थ्रू कर लेते हैं। सर ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम सिनेरियो, और उसके बाद ना 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1, 2 या 3, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। पहली क्या है कि अगर रोम एट असर्शन लेवल है, तो आपने एफएसएलआईज या डिस्क्लोजर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उनकी डायरेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट के, वो ओवर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट है, या इनएडिक्वेट और ओमिटेड डिस्क्लोजर है। और अगर रोम एट एफएस लेवल है, तो फिर आपने रीजनिंग करनी है कि एनी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मैनिपुलेटेड बिकॉज ऑफ दैट। और तीसरा सिनेरियो सर है डिटेक्शन रिस्क का, वो इस सिनेरियो में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि टाइम प्रेशर्ड ऑडिट है, टाइम कम था, तो जल्दी का काम शैतान, क्या हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाए, या फॉर एग्जांपल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और आपके पास केक नहीं है, क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो उसकी वजह से भी मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा इधर भी कुछ एग्जाम फोकस पॉइंट्स गिवन है, वो सर आपने लाजमन गो थ्रू करनी। ठीक हो गई बात सर? अब सर लिखना ये, क्योंकि अभी रोम एट एफएस लेवल तो हमने डिस्कस कर लिया, उसमें तो जनरल डिस्कशन थी, जैसे इधर हमने सिर्फ का कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी लैक्स और वीक, लैक्स मतलब वीक ही होता है। अब यहाँ पर जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, आपने रिस्क किस तरीके से लिखना है, आपने लिखना है द रिस्क इज दैट एनुअल सब्सक्रिप्शन फी में बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ रिसिट बेसिस, और इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेफर्ड इनकम या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या आपने पूरे का पूरा 2 लाख अगर फौरी तौर पर एज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो रेवेन्यू तो सिर्फ 1 लाख होना चाहिए था, आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया, 2 लाख, तो आपने रेवेन्यू को 1 लाख से ओवर स्टेट कर दिया, और 1 लाख की ईयर एंड पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या डेफर्ड इनकम आनी चाहिए थी, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो आपकी डेफर्ड इनकम अंडरस्टेटेड है, लायबिलिटी अंडरस्टेटेड है, और जो आपका रेवेन्यू है वो ओवरस्टेटेड है। तो आपने ये एफएसएलआईज बताए, ये एफएसएलआई है, ये एफएसएलआई है, और आपने उनकी डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट भी बता दी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल अगर डिस्कस करूं, एथलीट पेड फॉर 2 इयर्स, 2 सालों के लिए पे किया, तो पूरे को तो नहीं, पूरी पेमेंट को, रिस्क क्या है कि पूरी पेमेंट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया हो, जिसकी वजह से क्या होगा,
कि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इस साल का ओवरस्टेट हो जाएगा और प्री पेमेंट जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगी क्योंकि आपने वो रिकॉर्ड ही नहीं की। ये जो लोन फ्रॉम एमडी है इसमें मुझे रिस्क बता सकते हैं, किस तरह लिखेंगे, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे? तो पहले बताएंगे जो लोन फ्रॉम एमडी है इसमें क्या, किस तरह से रिस्क ड्राफ्ट करेंगे? अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया है, वो मैं आंसर करता हूँ। ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पर ना हो, यस। तो रिस्क क्या है? वेयर कैन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो रॉन्ग? अब किसी ने बोला कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आसान है, आर्म्स लेंथ पर ना हुई हो, लेकिन इसको किस तरह लिखेंगे? लिखेंगे ये कि गलत डिस्क्लोजर दिया हो, डिस्क्लोजर ये दिया हो कि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पर हुई है, या उसका वेरी गुड, या किसी ने लिखा कि देयर इज अ रिस्क दैट लोन फ्रॉम एमडी मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड एज पर आईएएस 24। ठीक है, ये जो है ना, जो लिखे ना कि मे बी दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ, लिखना ये है कि रिस्क है कि ये आर्म्स लेंथ पर ना हो और गलत डिस्क्लोजर दिया हो अकाउंट्स में कि ये आर्म्स लेंथ बेसिस पर है। ये लिखना जरूरी है कि गलत डिस्क्लोजर दिया हो, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर दिया हुआ हो, या डिस्क्लोजर हो ही इनएडिक्वेट, फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट डिस्क्लोज नहीं की हुई। अच्छा, एक मिनट, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अब देख लेता हूं कि क्या इसमें क्वेश्चंस आए हैं। सर नहीं समझ आया कि 2 साल की फी ली तो हम क्यों 2 इयर्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? मैनेजमेंट कभी अपना लॉस तो नहीं दिखाएगी। सर मिस स्टेटमेंट कैन बी आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सर समझ आ गई? ये मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से भी हो सकती है और फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। सर ये ऑडिट रिस्क लिखना थोड़ा बहुत समझ में आए, बाकी ये आप लोगों के साथ मैं ये ऑफ कोर्स ये जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस है इसके ये भी शेयर कर लूंगा, एग्जाम टेक्निक वाले भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर कर लूंगा, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी काफी बेहतरी हो जाएगी। ठीक है जी, सॉरी आलियान, किस क्वेश्चन का आंसर? चैप्टर 1 to 4 आपकी गाइड से कर सकते हैं, सिर्फ पूरा सिलेबस मेरी गाइड से कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, इसके बाहर से नहीं आएगा। एक दफा शर्त ये है बुक पढ़ी हुई हो। ठीक है सर, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट अ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आज का सेशन कंक्लूड कर लें। और आज का सेशन कंक्लूड करते हुए मैं साथ आपको एक और चीज बता दूं कि कल सेम टाइम इंशाल्लाह ताला, दैट इज 9 o'clock, हम लोग जो प्रोसीजर्स वाला एरिया है उसको रिवाइज भी करेंगे, और उसके जो वो हैं अप्रोच उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दानिश, फैजान, आलियान, हंजला, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर याद नहीं आ रहा तो जनरल प्रोसीजर्स लिख सकते हैं? मिस बिल्कुल लिख सकते हैं, और कल की क्लास ये बड़ा अच्छा, बहुत मेरे ख्याल में ये सबका क्वेश्चन है, मैं ये इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आया है सर, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर याद नहीं आ रहा हो तो जनरल प्रोसीजर्स लिख सकते हैं। सर मैं कल की क्लास में आप लोगों को यही तो सिखाना है
कल की क्लास भी हमारी 1.25 घंटे 1.5 घंटे की होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप प्रोसीजर्स का जो बोझ है ना वो सर से आपको उतर जाएगा। आपको यही स्किल सिखाना है कि ये जो ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू A+B+C है, इसको कैसे पेपर में अप्लाई करना है। रटे रटाए प्रोसीजर्स भूल जाएं तो क्या खुद भी प्रोसीजर्स हम बना सकते हैं? सर आप बिल्कुल बना सकते हैं। और आप लोगों को जितने भी मैं चीजें बताऊंगा ना वो सारी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हैं, सिर्फ मैं आपको ना उनको असेंबल करना सिखा रहा हूँ। वो सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होंगी, मैं बस आपको असेंबल करना सिखा दूंगा। सर आपको अल्लाह ताला आप लोगों के बाकी पेपर्स में भी कामयाब करे। सर आप इस तरह पढ़ाते हैं बंदे को पेपर की एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये सार्केज्म तो नहीं है? सर थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस सेशन, दिस वाज सो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। Thanks a lot, that's a compliment, that's a compliment। तो इंशाल्लाह ताला कल हम सेम टाइम पर 9 to 10:30 9 to 10:15 आपको आइडिया हो गया होगा जो आउटसाइड माय क्लास है कि मैं जो टाइम कमिट करता हूँ उससे 15 मिनट तो आसानी से ओवर रन कर देता हूँ। सर पैसों का भी बोल दें सबको, नहीं नहीं नहीं, ये वाला सेशन पैसों वाला नहीं। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे आपकी पढ़ाई में। और एक और चीज अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, सर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है। ये एक एग्जाम है, दुनिया का एग्जाम है। आपने जितना आप अच्छा रिलैक्स होके प्रिपेयर कर सकते हैं ना उतना आप कभी भी प्रेशर में नहीं। घंटे वही फिक्स है, टाइम वही फिक्स है, पेपर प्रेपरेशन के दौरान भी, ये जो आपकी लीव है इसमें भी, और जब जो बंदा पेपर में भी जा रहा होता है, आप हमेशा अगर रिलैक्स होंगे ना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू कि कोई चीज नहीं आती मतलब रह रही है रहने। हाँ फैजान जरूर। सर आपका गोल्ड मेडल कैसे आया था? वो अल्लाह का शुक्र है, बस यार आ गया। सर मुझे 2 दिन से चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें ये प्रॉब्लम है। आप अच्छा, और शुगर इनटेक अपना ठीक रखें, मतलब मुनासिब रखें। और जो ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि अब इन दिनों में आप लोग जब सो भी रहे होते हैं दिमाग में चल रहा है कि भाई वो रिपोर्टिंग टू का डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन नहीं हुआ। रिलैक्स होके जब पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन उधर रखें, और जब आराम कर रहे हैं आराम तसल्ली से, मतलब सर कुछ जिंदगी मौत का मसला नहीं इधर होने जा रहा, ठीक है ना? हाँ सही, वो किसी ने लिखा उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करता था। अब मैं मेरे ख्याल में मुझे जो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, सबसे पहली तो बात है कि वो गोल्ड मेडल आ गया। सेकेंडली मेरी अप्रोच जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी अप्रोच अपनी भी बहुत, मैं एक्सट्रीमली एग्जाम फोकस्ड अप्रोच पे चलता था कि भाई पेपर में किस तरह से टेस्ट होना है, एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके ऊपर काम करो। फालतू पढ़ना तो मैं तौबा मतलब उसको गुनाह समझता था कि गलत है वो। आपका फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। यार मेरा एडवांस्ड ऑडिट, बिजनेस एनालिसिस और ओवरऑल एसीसीए के फाइनल्स में आया था, और सीए फाइनल्स के कॉर्पोरेट लॉज के सब्जेक्ट में भी था, और एसीसीए के फर्स्ट 4 एग्जाम्स में भी। ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी बेसिकली डिस्टिंक्शन थी मेरी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला बेहतरीन नुमाया कामयाबी से नवाजे। चलें जी, इस सेशन को रैप अप करते हैं। कल सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। नहीं फजील, मुझे याद है, फिंगर टिप्स में है। सब थ्योरी याद रखने की टिप दे दें। नेक्स्ट सेशन टीचिंग कर रहे हैं ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। सब थ्योरी याद रखने के लिए देखें, अब ये सवाल मेरे दिल के बड़ा करीब है और इसको मैं भरपूर तरीके से आंसर करना चाहूंगा। आप ये मत समझिएगा कि इसमें कोई मार्केटिंग है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये ना एक बुक बनाई, एक BQ ऑडिट गाइड बनाई है। थोड़ी देर स्क्रीन इधर रोक देते हैं जरा। ये पेज आप लोगों ने लाइक भी करना है, इसको फॉलो भी करना है, इसको सब्सक्राइब मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। लर्न विद बिलाल कुरैशी, ये जो गाइड है ना सर, इसको जहां जहां पर भूलें ना, इस गाइड को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला बड़ा अफाका होगा कि आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। इनहेरेंट लिमिटेशंस भूल रही हैं, डब्बे पे पहुंचे, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे। हाँ, शेयर भी करना है, बिल्कुल बिल्कुल शेयर भी करना है, सबका फायदा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ। ठीक हो गया सर, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।